राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को लेकर अब कुछ सवाल। पहला सवाल राहुल गांधी को लेकर जो इस सर्वे में पूछा गया। राहुल गांधी को लेकर सवाल है, क्या बतौर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल का प्रदर्शन कैसा रहा? 27% लोग कहते हैं अच्छा रहा, 22% लोग कहते हैं औसत रहा, लेकिन 34% लोगों की राय है खराब रहा। दूसरा सवाल राहुल गांधी को लेकर ही इसमें पूछा गया, दरअसल क्या राहुल गांधी कांग्रेस में बदलाव ला सकते हैं? 42% लोगों की राय है बदलाव ला सकते हैं, लेकिन 32% लोगों की राय है जी नहीं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल। नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा सीधा सा सवाल लोगों से पूछा गया था कि मोदी का प्रदर्शन बतौर पीएम उम्मीदवार कैसा रहेगा? अच्छा कहते हैं 41%, औसत कहते हैं 25%, खराब कहते हैं 24%। और इन सब के बीच दूसरा सवाल था कि मोदी की पहचान क्या है? जिस सांप्रदायिकता की बात लगातार नरेंद्र मोदी से जोड़ी जाती है, 7% लोगों की राय है जी है। आर्थिक मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर 30% लोग कहते हैं मोदी की पहचान आर्थिक विकास से है। बेहतर सरकार 22%, हिंदू राष्ट्रवाद 22% और अन्य 19% की राय है कि अन्य के हिस्से में देखा जाए। यानी इसका मतलब एक ये है कि जिसका जिक्र मोदी कर रहे हैं वो इसमें कहीं झलक रहा है, लेकिन ये सवाल कहीं उससे आगे निकलता है। और जिस सवाल को हमने छोड़ा था, जहां पर हम राशिद अलवी साहब एक सवाल, हम बीजेपी या आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, वहां तक पहुंचे। एक सवाल हम आपसे जानते हैं, आपने बड़ा जिक्र किया था चलते चलते कि दिल्ली की चकाचौंध, दिल्ली की बेहतरी किसे नज़र नहीं आती है। हमारे जहन में तुरंत आ गया टाइम मैगजीन का वो कवर पेज जो 2009 में जब जीत कर आए थे मनमोहन सिंह, उस वक्त जो छपा था और जितना गुणगान किया गया था मनमोहन सिंह जी को लेकर, बड़ा शानदार था। और उसके तुरंत बाद 2012 में भी कवर पेज पे मनमोहन सिंह आए और उसमें उन्होंने ठप्पा लगा दिया अंडर अचीवर का। जनता को क्या नज़र आता है नहीं आता, लेकिन वर्ल्ड मार्केट को भी तो कुछ नज़र आता होगा ना, विश्व बाजार भी देखता है। आप कैसे इनकार करेंगे कि यूपीए 2 की परिस्थिति बिगड़ती चली गई? देखिए, मैं एक बात कहूंगा आपसे, दिल्ली का चुनाव दिल्ली का चुनाव था, हिंदुस्तान का चुनाव नहीं था। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है, टाइम्स ने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, वो एक अलहदा चीज है। जो अचीवमेंट्स हैं उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है कि यूपीए 2 के क्या अचीवमेंट्स हैं। लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा था और मैं बिला झिझक कहूंगा हमारी कुछ कमियां थी। और मेरी खुद ही समझ में नहीं आता है कि दिल्ली और राजस्थान के चुनाव से एक दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन लोग थे कि जिन्होंने डीजल की कीमत बढ़ा दी। कोई राजनीति में ऐसी स्ट्रेटेजी मैंने कभी नहीं देखी है। तो हमारी कमियां थी, कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं, कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड देखेगी कौन जिम्मेदार है। लेकिन कुछ कदम ऐसे थे जो हमारे लिए घातक हो गए और जिसका नतीजा दिल्ली के अंदर हमको भुगतना पड़ा। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। मेरा मानना है भ्रष्टाचार के मामले में लोग हमारे बारे में नहीं मानते कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, लेकिन महंगाई के लिए कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी मानी जाती है। ये एक अलहदा चीज है कि हम जनता को ये समझाने में नाकाम रहे। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। आम आदमी को इन चीजों से बहुत लेना देना भी नहीं होता है। उसको तो चाहिए कि अगर कोई कह रहा है कि बिजली की कीमत हम आधी करेंगे, पानी मुफ्त देंगे, तो जाहिर है जनता ये सोचती है इनके साथ ही जाना चाहिए। और दिल्ली ने ये साबित कर दिया वाजपेयी जी। मैं ये नहीं कहूंगा क्या सही है क्या गलत है, आज तो वो सही है लोकतंत्र के अंदर जो फैसला जनता करती जी। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस जब कमजोर हो रही है, हम राशिद साहब एक मिनट जरा, हम बीजेपी के नेता भी बैठे हुए बहुत देर से। नकवी साहब, एक चीज हम आज देखी, हमने नायाब चीज देखी, मुलायम सिंह का भाषण जो था वो कांग्रेस के करप्शन को लेकर एक के बाद एक चोट कर रहे थे। वही मुलायम सिंह जो कांग्रेस को कई मौकों पर और बड़े सेंसिटिव मुद्दों पर बचाते आए सरकार के तौर पर, वो आज चोट कर रहे थे और भ्रष्ट बता रहे थे। घोटालाबाज शब्द का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने एक एक चीज़ गिनाने लगे। बनारस में ये भाषण चल रहा था और क्या क्या कुछ नहीं किया। क्या कांग्रेस के फिसलन से जो वोट बैंक निकल रहा है, अब उसको लपकने की होड़ में तमाम राजनीतिक दल आ गए हैं? ये स्थिति आ गई है अब नकवी साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी आज अपनी किसी रैली में, किसी कार्यक्रम में, किसी सभा में
कांग्रेस पार्टी के कुशासन और करप्शन के बारे में कोई बात बोले तो अपने आप में वो मजाक लगता है, क्योंकि आज तक कांग्रेस के करप्शन और कुशासन को बैसाखी लगा करके बचाने वाली पार्टियां ये दो प्रमुख पार्टियां रही हैं, जिन्होंने कि हर कांग्रेस के कुकर्म को बचाने के लिए उनके संकट मोचक की भूमिका निभाई है। इसलिए ये बातें अगर मुलायम सिंह जी की पार्टी या मायावती जी की पार्टी कहती है तो अपने आप में वो मजाक लगता है, एक चीज। दूसरी चीज, अभी राशिद भाई जो बात कह रहे थे, ये बात सही है कि शीला दीक्षित जी चुनाव हार गई। जब व्यक्तिगत मैं अगर पूछेंगे तो जब वो हारी तो मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि एक बहुत वर्षों तक उन्होंने राजनीतिक जीवन में सफर तय किया है और वो चुनाव हारी। लेकिन चुनाव हारी क्यों? कांग्रेस पार्टी के जो नाकामियां था उनका पिटारा उनके सिर पर था, और न केवल दिल्ली में हारे बल्कि राजस्थान में भी 5 साल में ही हार गए। वहीं मध्य प्रदेश में हम 15वें साल के लिए चुनाव चुने गए, छत्तीसगढ़ में हम 15वें साल के लिए चुने गए। तो कांग्रेस पार्टी को यह बात समझनी होगी कि अगर वो ये कहते हैं कि हमने इतनी तरक्की की, हमने जो है वो चौतरफा जो है वो विकास की नदियां बहा दी, तो अब इस कांग्रेसी तरक्की के अंदाज निराले हैं, चौतरफा करप्शन है और घोटाले हैं। तो अब अगर यही घोटाले उनकी तरक्की है और इसी तो घोटाले और करप्शन को लेकर के वो तरक्की का बीन और तरक्की का गीत गाएंगे, तो निश्चित तौर से उन्हें आने वाले दिनों में भी कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए, दिल्ली का जिक्र चला तब ये सामने आई प्रतिक्रिया। हमको लगता है हम आम आदमी पार्टी के भी नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिलीप जुड़ चुके हैं, लेकिन हम उससे पहले जरा दिल्ली की एक स्थिति दिखला देते हैं कि दिल्ली की क्या स्थिति है। और दिल्ली के रिफ्लेक्शंस देश में आम आदमी पार्टी देख जरूर रही होगी, लेकिन हमारे सर्वे में वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो पहले एक दिल्ली का मानचित्र आपको दिखलाते हैं कि दिल्ली में अगर लोकसभा चुनाव की क्या परिस्थितियां बन रही है। दिल्ली में 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों पर हम एक नज़र बस फटाफट उस नज़र को देगा कि दिलीप दिखाइए। दिलीप, सवाल पूछें आपसे उससे पहले फटाफट। 7 सीटें चूंकि दिल्ली में है और इधर कांग्रेस पिछली बार वहां पर काबिज थी, बीजेपी के हाथ खाली थे, और इन सब के बीच अब ये सवाल है, ये देखिए, कांग्रेस -7 यानी 7 सीट गंवा रही है, बीजेपी 2 सीट पर जीत रही है और आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर जीत रही है। दिलीप, अब आपसे एक सवाल है कि दिल्ली में, हम आपको सर्वे का एक रुख बतला दें कि दिल्ली में आप 5 सीट जीत रहे हैं 7 में से, लेकिन पूरे देश में आम आदमी पार्टी के हिस्से में 10 सीट आ रही है, 8% वोट आ रहा है। क्या ये दिल्ली तक ही आम आदमी पार्टी का प्रभाव है, जहां जनलोकपाल को लेकर आंदोलन हुआ, बात उसके आगे कहीं बढ़ नहीं रही है? ये इस सर्वे में तो दिखाई दे रहा है। दिलीप, देखिए पुरी जी, 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है सिम्टम, दूसरा होता है बीमारी और तीसरी होती है दवाई। अब अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, उसको अगर आप एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि जनता जो है सिम्टम पकड़ना शुरू कर रही है। वो जनता ने सिम्टम कैसे पकड़ा कि दिल्ली में उनको पहली बार एक ईमानदार विकल्प मिला, आम आदमी पार्टी, उन्होंने उसे वोट दिया। एक और उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पे सबसे ज्यादा नोटा बटन दबे, 6.5 लाख से ज्यादा लोगों ने नोटा बटन दबाया। तो यह किस प्रकार का संकेत है? यह संकेत इस प्रकार का है कि जैसे मुहावरा कहते हैं ना, चोर और डकैत में से अगर एक को चुनना हो तो क्या किया जाए। तो बाकी राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं थी जैसी कि स्थिति दिल्ली के अंदर थी। अब ये सिम्टम दिखाता है कि बीमारी क्या है और इसके बाद इलाज क्या है, वो जनता को तय करने दिया जाएगा। अगर या जनता की अगर सही मानस को अगर पढ़ा जाएगा जनता के, तो वो यही है कि अगर जहां जहां उसे ईमानदार कोशिश दिखेगी वहां वहां वो साथ देगी। हम इसको इस तरह से पढ़ने का प्रयास करें। ओके दिलीप, एक चीज और बताइए, आपने बोला कि जनता ने सिम्टम पकड़ा। सिम्टम दिल्ली में इसलिए पकड़ा क्योंकि दिल्ली ने आंदोलन देखा, देश के दूसरे किसी राज्य ने आंदोलन इस रूप में देखा नहीं जो दिल्ली में हुआ। दूसरा हिस्सा आपने बोला कि बीमारी नजर आई, हम भी मान रहे हैं बीमारी नजर आई, लेकिन इलाज जो आपने किया 2 दिन धरने पर जो बैठ के सड़क पे सरकार थी, उसको लेके बड़ी ज़्यादा निराशा हुई लोगों में कि ये ऐसा कैसा इलाज है। तो डॉक्टर गड़बड़ हो गया या आप मान रहे हैं कि सिम्टम जो है दिल्ली को देख के पूरे देश में लोग पकड़ेंगे? मैं एकदम आप दोनों, आपकी देखिए, एक हिस्सा आपकी बात का सही है कि जो सिम्टम देखा दिल्ली, उसके बाद जो इलाज वाली जो बात चल रही है, मैं उसमें स्पष्ट करना चाहूंगा आपको कि दिल्ली की जनता जो है वो देख रही है कि यहां पे क्या हो रहा है, और जो देश की जनता है वो 2 चीजों से तय करेगी कि आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या है और आम आदमी पार्टी कैसे दिल्ली में परफॉर्म करती है। इस आधार पे वो वोट देने का प्रयास करेगी, जैसा कि हम इसे समझ पा रहे हैं। अब देश की जनता ने अभी डायग्नोसिस देख रही है कि क्या डायग्नोज किया जा रहा है। अभी इलाज शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इतना समय मिला है कि सिर्फ हम डायग्नोज कर पा रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि थोड़ा थोड़ा वक्त जैसे जैसे बीतेगा
इलाज भी देखेगी देश की जनता और उस इलाज पे विश्वास भी करेगी। नहीं दिलीप, ये सवाल इसलिए बड़ा है, हम आ रहे हैं, एक मिनट नकवी साहब आपके पास भी आ रहे हैं, लेकिन हमको लगता है आम आदमी पार्टी के बहुत देर बाद नुमाइंदे जुड़े हैं। दिलीप, ये सवाल इसलिए बड़ा है, आपके नेता है अरविंद केजरीवाल, आपके संगठन है अरविंद केजरीवाल, आपको दिल्ली में सत्ता चलानी है अरविंद केजरीवाल, केंद्र में आना है अरविंद केजरीवाल, आगे बढ़ना है, तय करना है अरविंद केजरीवाल। हम उस स्ट्रक्चर को कहीं नहीं देख पा रहे हैं जो किसी भी पार्टी की जरूरत होती है। तो आप क्या दिल्ली के सीएम को हटा के फिर सेंटर में ले आना चाहते हैं, फिर उसको आगे? क्या है स्ट्रक्चर, कोई नजर नहीं आ रहा है, सिम्टम समझ गया है, लेकिन डॉक्टर्स भी तो चाहिए ना देश भर में। जी बिल्कुल। देखिए, जो पूरा राजनीतिक विमर्श है वो हमें लगता है कि गलत तरीके से हो रहा है, जहां पे बाकी पार्टियां कुछ चेहरों के आकार को बड़ा करने के चक्कर में देश के आकार को छोटा कर रही हैं। हमारे लिए दिल्ली में हमने चुनाव लड़ा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, लेकिन केंद्र में हमेशा मुद्दे रहे हैं और यह साबित होता है इस बात से कि जब समर्थन की बारी आई या जब सरकार बनाने की बारी आई तो हमने अपने मुद्दों को आगे किया, न कि किसी नाम को या किसी चेहरे को आगे किया। आगे जब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो हमारा यह मानना है कि एक वोटर, चाहे वोटर बाद में होता है, पहले वो इंसान होता है और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मुद्दों का फर्क होता है। तो जो मुद्दे यहां पे थे वो मुद्दे लोकसभा चुनाव में नहीं होंगे, लेकिन वहां पे मुद्दे होंगे हमारे लिए किसी और के लिए हो सकता है कि मसला मोदी हो, किसी के लिए हो सकता है मसला राहुल गांधी हो। हमारे लिए राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हमेशा मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि जैसे जिस बार जनता ने दिल्ली में सिंक किया मुद्दों से, वैसे जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की बात आएगी, कम्युनिकेट किया जाएगा, जनता से संवाद स्थापित किया जाएगा, तो जनता राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी अपने आप को सिंक करेगी और उस हिसाब से मन बना के वोट देगी। जी नकवी साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सिम्टम, बीमारी और इलाज के मद्देनजर? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नीम हकीम खतरे जान। दिक्कत ये है कि अगर ये डायग्नोस अभी तक नहीं कर पाए थे और बिना डायग्नोस किए इन्होंने बिजली, सड़क, पानी की बात करी थी, तो अब ये कुछ दिनों बाद कहेंगे हम सड़क पे तो पहले ही बैठ गए हैं, अब बिजली जो है वो आसमान से चमकेगी और ले लो, और पानी आसमान से बरसेगा, ले लो, तो अब इसका तो कोई इलाज हो नहीं सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के सपनों के सौदागरी के माध्यम से अगर लोगों को ये आप कहना चाहते हैं कि जी हम देश के बदलाव और देश में परिवर्तन के बहुत बड़े महारथी हैं, तो निश्चित तौर से आपको लोगों से निराशा होगी, क्योंकि आप दिल्ली में ये बात कर चुके हैं। जहां तक आज देश में जो माहौल है, देश में जो बदलाव की परिस्थितियां हैं, देश में जो लोग चाहते हैं, वो चाहते हैं एक स्टेबल सरकार, एक ऐसी सरकार जो काम कर सके और एक ऐसी बौनी, बेईमान और बेबस सरकार ना हो जो कि सत्ता होने के बावजूद भी जो है वो उसको बेईमानी के रास्ते पे या छोड़ दे और या तो नकारात्मक रास्ते पे छोड़ दे। जी राशिद साहब, कांग्रेस है तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस चाहे तो वो नहीं हो। क्या इस दौर में अचानक आप लोग को ऐसा क्यों महसूस हो गया कि दरअसल सरकार बनवा दें दूसरे की और अपना सुपड़ा साफ हुआ है तो अपने जो भी दाग थे वो धुलते चले जाएंगे? ये भाव था या कुछ और था? देखिए, हमारा बहुत सीधा भाव था वाजपेयी जी के दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने हमें नकारा था और उनको मंजूर किया था, एक्सेप्ट किया था। उनकी सीटें कुछ कम रह गई थी। उन्होंने जो वादे किए थे, जनता उन वादों के साथ खड़ी थी। हमने उनको एक मौका दिया कि दिल्ली की जनता के साथ जो आपने वादे किए हैं, जिन वादों के लिए दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया है, हम उसका आदर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, इसलिए आप आगे बढ़िए और दिल्ली के आवाम की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कीजिए। हम उसके बीच में कहीं रोड़ा नहीं बनेंगे। तो हमारा रोल तो सिर्फ इतना है कि आम पार्टी रोज हमें गाली देती है, हम गाली भी सुनते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक आवाम से है, जनता से है। हम उनके सेंटिमेंट्स की इज्जत करते हैं, इसलिए हम गाली सुन के भी हमारा मुंह नहीं बिगड़ता है और हमारी सपोर्ट जारी है कि आप अपने वादों को पूरा कीजिए, जनता की एक्सपेक्टेशंस पूरी कीजिए। चलिए, आप संत के भाव में आ गए कांग्रेस को लेकर। गाली सुनने के लिए कुछ मोहरों का इंतजाम कर लिया। स्थिति है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, यूपीए सबसे छोटे गठबंधन के तौर पर, और अदर्स की जो स्थिति है खासतौर से जो तीसरे मोर्चे की दिशा में, वो सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर। ये तीन स्थिति आपके स्क्रीन पर हैं, क्योंकि यूपीए सबसे ज्यादा फिसलन यूपीए को है, कांग्रेस को है, बहुत बड़ा घाटा नजर आ रहा है। और इन सब के बीच 115 सीट के घाटे में से जो बट रही है स्थिति, उसमें आप
कांग्रेस के साथ खड़े राजनीतिक दल, चाहे वो एनसीपी हो, आरएलडी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कोई भी राजनीतिक दल, जो सबको घाटा लगातार नजर आया है इन सब के बीच में। और ख़ास तौर से जो बाहर से समर्थन दे रहे थे उन्हें कुछ लाभ, मायावती जाहिर लाभ मिला है, लेकिन दूसरा हम हिस्सा आपको दिखा रहे हैं एनडीए का। बीजेपी को 72 सीटों का लाभ है, शिवसेना को 3 सीटों का लाभ है, अकाली दल को 1 सीट का लाभ है। ये एनडीए का गठबंधन है। लेकिन इन सबसे इतर जो यूपीए की स्थिति है और एनडीए की स्थिति है, इससे इतर जो तीसरे मोर्चे की स्थिति है उसमें एक फ़ायदा हर किसी को हो रहा है, चाहे वो लेफ्ट फ्रंट हो। एआईडीएम के जयललिता बड़ी तेज़ी से 29 सीटों पर, बीएसपी 25 सीटों पर, टीएमसी 23 सीटों पर, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह 20 सीटों पर, नवीन पटनायक 13 सीटों पर, लालू प्रसाद यादव को भी 7 सीटों का मुनाफा है। और घाटा बहुत तेजी से नीतीश कुमार को बिहार में हुआ है, जो गठबंधन टूटा इसका हो सकता है। ये सारी चीज़ सर्वे में नजर आ रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि 10 बजे हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि दरअसल सरकार बनेगी कैसे इस स्थिति में, जबकि हंग पार्लियामेंट की स्थिति नजर आ रही है।